हेलो दोस्तों, सेंस ऑफ हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं भारत में यूरोपियों का आगमन का जितने भी लेक्चर मैं लिया हूँ उसके आगे लूँगा। ख़ासतौर से मैं अंग्रेज़ों के बारे में बता रहा हूँ। कल मैं बताया था पिछले लेक्चर में कि सर टॉमस रो भारत आता है और जहांगीर के दरबार में जाता है, जहांगीर से मिलता है और ढेर सारी इजाज़तें ले लेता है। यानी देखा जाए तो वह जो है अपने जिस मकसद के लिए भारत आया था उस मकसद में वो कामयाब हो गया। लगभग 3 साल तक बताया जाता है, लगभग 3 साल तक वो भारत में था। बताया क्या जाता है था ही 1615 ईस्वी में वो भारत आया था। सितंबर 1615 में आया था और 1619 ईस्वी में वो भारत से गया फरवरी। वो इतने दिनों तक भारत में था, ठीक है ना। 1619 ईस्वी में जब वो भारत से गया तब तक वो बहुत बड़ा काम करके गया, बहुत बड़ा, मतलब समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ा वर्क करके गया। यानी कि जहांगीर से मुग़ल साम्राज्य के विभिन्न जगहों पर जहांगीर से वो क्या किया, इजाज़त ले लिया व्यापारी कोठियाँ खोलने की। और ख़ास तौर से वो जो है सबसे पहला इजाज़त तो सूरत में ही मिला। सूरत के बाद सेकंड नंबर पर अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद बड़ौदा, बड़ौदा के बाद जो है वह भड़ौच, भड़ौच के बाद जो है आगरा, आगरा में भी व्यापारी कोठी खोल दिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी बड़े क्षेत्र पर यह जो है व्यापारी कोठियाँ खुलवा चुका था अपने समय में, इजाज़त ले लिया था जहांगीर से, ठीक है। और इन सारे जगहों को नियंत्रित कहाँ से किया जाता था? सूरत से, सूरत से। बल्कि भारत के ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया, खासतौर से इंडोनेशिया में भी जो ये व्यापारी कोठियाँ खोले थे उन्हें भी यहीं से नियंत्रित किया जा रहा था, सूरत बंदरगाह, यानी सूरत से ही। सूरत में जो है एक तरीके से देखा जाए इनका हेडक्वार्टर हो गया था सूरत, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो सूरत भारत का वह पहला नगर है, वह पहला शहर है जहां ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट सूरत में देखा जाए तो अपनी नींव डाल चुकी थी बहुत पहले ही। हम लोग देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव पड़ती है, लेकिन अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो सूरत ही वह जगह है जहां से ये पूरे दक्षिण एशिया को कंट्रोल करने लगे थे, पूरे दक्षिण एशिया को, प्लासी के युद्ध से पहले। उसके बाद सेकेंड जो नगर बनता है, आपको बताएंगे सबसे पावरफुल, वह आता है मद्रास, है ना। वो कैसे बनता है आगे बताएंगे। तो सूरत देखा जाए तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस इनके लिए हो गया था, ठीक है। सूरत से क्या करते थे? सूरत से ये जो मुख्य रूप से व्यापार करते थे वो सूती वस्त्र का करते थे। यानी सूती वस्त्र हो गया, दूसरा हो गया मलमल के कपड़े। उत्तर भारत के मलमल के कपड़े काफ़ी फेमस थे, ये था। और जो है इनके लिए क्या था? नील था, नील की खेती। यानी 3 चीज़ों का स्पेशली जो है ये व्यापार करते थे सूरत से। सूती वस्त्र भी यहीं से निर्यात करते थे, मलमल के कपड़े भी यहीं से ले जाते थे, नील भी यहाँ से ले जाते थे अंग्रेज सूरत से। देखा जाए तो नील जो है, नील की सबसे ज़्यादा पैदावार अगर होती थी तो आगरा में होती थी। नील की सबसे ज़्यादा पैदावार आगरा में होती थी, लेकिन उत्तम किस्म के नील जो बनते थे वो बयाना से बनते थे। क्वेश्चन आया हुआ है, जो उत्तम किस्म के नील थे, उत्तम प्रकार के जो नील थे, ये कहाँ से? बयाना से प्राप्त होता था इनको, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सूरत काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हो गया था। अब थोड़ा सा हम लोग जो है दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इनकी व्यापारी कोठियाँ कब खुली, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की तरफ जब हम मूव करते हैं तो देखते हैं अंग्रेज 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टम, इसी को मुसलीपट्टनम भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा, इस प्लेस का चर्चा पीछे हो चुका है। ये जो है अपनी पहली व्यापारी कोठी अगर देखा जाए तो ये कहाँ खुले थे? मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी तो वह सूरत है ना। सूरत में सबसे पहले स्थापित किए थे। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो मछलीपट्टनम वो जगह है जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना व्यापारी कोठी स्थापित किया। लेकिन मछलीपट्टनम में पहले से डच मौजूद थे। आप लोगों को मैं जब डच पढ़ाया था तो बताया था कि मछलीपट्टनम में उनकी भी कोठियाँ थी।
तो डचों से डच क्या थे, डच अंग्रेजों से नफरत करने लगे, चिढ़ने लगे कि ये यहाँ कैसे आ गए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा वहाँ पे शुरू हो जाती है और वो डच वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से मिले हुए थे, तो स्थानीय अधिकारी भी मछलीपट्टनम में अंग्रेजों को परेशान करने लगे। यानी जो स्थानीय अधिकारी वर्ग थे वो भी जो है मछलीपट्टनम में अंग्रेजों को परेशान करने लगे, समय समय पर टैक्स मांगा करते थे, काफ़ी परेशान करने लगे। जब ये ज़्यादा परेशान हो गए थे 1611 ईस्वी में जो है ये खोल देते हैं व्यापारी कोठी, लेकिन ये ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि इन्हें वहाँ पर डच भी परेशान कर रहे थे, वहाँ के स्थानीय अधिकारी भी परेशान कर रहे थे। तब जो है ये 1626 ईस्वी में दूसरी कोठी खोलते हैं अरमा गांव में। अरमा गांव मछलीपट्टनम से हट के है, थोड़ा सा हट करके है, ये यहाँ से हट करके यहाँ पर अपनी व्यापारी कोठी खोल दी है अरमा गांव में 1626 ईस्वी में। लेकिन वो मछलीपट्टनम के जो बंदरगाह थे उस पर उससे वो व्यापार करना चाहते थे, उसे अपने कंट्रोल में अंग्रेज लेना चाहते थे, लेकिन तत्काल में उनका ज़बरदस्त यहाँ पर विरोध होता है तो वो दूसरी कोठी खोलते हैं अरमा गांव में। लेकिन यहाँ वो आना चाह रहे थे। अब उनके दिमाग में आया कि आखिर हम मछलीपट्टनम को कैसे अपने कंट्रोल में लें, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या किए कि मछलीपट्टनम वो जो था बंदरगाह वो गोलकुंडा सुल्तान के अंतर्गत था, यानी गोलकुंडा जो राज्य था उसके अंतर्गत मछलीपट्टनम आता था। तो अब ये समझ गए कि हमें क्यों ना हम जो है गोलकुंडा के सुल्तान से अपना जो है व्यवहार बनाएं और धीरे धीरे गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार प्राप्त कर लें मछलीपट्टनम में व्यापार करने के लिए। तब न तो मेरे डच विरोध करेंगे न ही वहाँ के स्थानीय अधिकारी विरोध करेंगे। तो ये क्या किए, गोलकुंडा के सुल्तान के यहाँ अपना आना जाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि समय बीतता गया और 1632 ईस्वी में ये कामयाब हो जाते हैं। 1632 ईस्वी में अंग्रेज कामयाब हो जाते हैं जब गोलकुंडा के सुल्तान ने एक शाही फरमान जारी कर दिया। क्या शाही फरमान था? वो शाही फरमान ये था कि आप यानी गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, अच्छा गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनका नाम क्या था, कोई बता सकता है? ये कमेंट आप लोग करिएगा कि जो गोलकुंडा के सुल्तान थे जिन्होंने अंग्रेजों को शाही फरमान जारी किया था उस सुल्तान का नाम क्या था? ये आप लोग कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं। शाही फरमान 1632 ईस्वी में जब जारी हो गया तो क्या जारी हुआ था? गोलकुंडा के सुल्तान कहे कि 500 वार्षिक पैगोडा, पैगोडा वही सिक्का है ना, 500 वार्षिक पैगोडा के बदले आप क्या करिएगा, हम आपको व्यापार करने का अधिकार दे दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार था, अधिकार पत्र था। यानी कि अब अंग्रेजों को मछलीपट्टनम से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। 500 वार्षिक पैगोडा के बदले इन्हें जो है मछलीपट्टनम से व्यापार करने का एकाधिकार मिल जाता है। अब इनका विरोध नहीं होता है। अब अंग्रेज क्या किए कि मछलीपट्टनम पर इनका दूसरे रास्ते से गए। पहले आए मछलीपट्टनम में तो इनका विरोध हुआ, जब विरोध हुए तो ये प्लेस छोड़ करके अरमा गांव में आ गए। अरमा गांव में जब आए तो धीरे धीरे ये क्या किए कि गोलकुंडा के सुल्तान के यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाए। प्रभाव बढ़ाने के बाद 1632 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी करवा लेते हैं। उस शाही फरमान के तहत इन्हें बस 500 वार्षिक पैगोडा कर देना पड़ता था। इसके बदले में वो क्या किया, गोलकुंडा सुल्तान के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी बंदरगाह थे उसमें स्पेशली मछलीपट्टनम भी था, इस पर उस सुल्तान ने क्या किया, अंग्रेजों को व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। ये बहुत बड़ी जीत थी अंग्रेजों की। अब अंग्रेज यहां जब कामयाब हो गए दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत से अब ये पूर्वी भारत की तरफ बढ़े, यानी कि आंध्र प्रदेश से अब ये धीरे धीरे वहां से पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। जब पूर्व की तरफ गए आंध्र प्रदेश की तरफ, तो वहां इन्होंने 1632 में इनको शाही फरमान मिल जाता है। 1633 ईस्वी में ये उड़ीसा पहुंचे। उड़ीसा में बालासोर एक जगह है, यहां भी अपना एक व्यापारी कोठी खोल लिए। उसके बाद हरिहरपुरा था।
देखिए दक्षिण पूर्व में, पूर्वी भारत में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का पहला व्यापारिक कोठी जो है बालासोर में खुला था। ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है ना। 1633 ईस्वी में ये बालासोर में भी खोल लेते हैं। अब ये विकास कर रहे हैं धीरे धीरे, उत्तर से दक्षिण गए तो मछलीपट्टनम में पहला व्यापारिक कोठी खोले। उसके बाद जो है कि अरमा गांव में गए, फिर शाही फरमान के थ्रू गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह था वो सब पर इन्हें एकाधिकार मिल जाता है व्यापार करने का। उसके बाद पूर्वी भारत की तरफ जब बढ़ते हैं तो बालासोर में सबसे पहले ये जो है अपना व्यापारिक कोठी खोलते हैं। वहां से खोलने के बाद हरिहरपुरा में खोलते हैं। लेकिन अभी भी अंग्रेज एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे। उन्हें एक सुरक्षित जगह चाहिए था जो कि लाभपूर्ण हो उनके लिए। ऐसे प्लेस के वो जो है तलाश में थे। ऐसे में ही जो है एक अंग्रेज था, इसी की खोज में, इसी उद्देश्य से एक अंग्रेज था। वो क्या किया, वो चंद्रगिरी राजा के पास जाता है, जिसका नाम, उस अंग्रेज का नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ये जाता है कहां पे जाता है, ये जाता है चंद्रगिरी राजा के पास, और चंद्रगिरी राजा से लीज पर एक जगह मांगता है कि हमको जो है कि आप पट्टा पर, यानी एक तरीके से देखा जाए तो दूसरे नजरिए, दूसरे हिसाब से देखा जाए तो खरीद लेता है ना। एक कौन सा शहर खरीदता है, कौन सा जगह है जो आज फेमस है, कौन सा जगह, मद्रास है जिसे हम चेन्नई कहते हैं। तो चंद्रगिरी के जो राजा थे उनका नाम क्या था, दरमेला वेंकटप्पा। दरमेला वेंकटप्पा ये जो है राजा थे, अरे ये वहां के स्थानीय शासक थे। दरमेला वेंकटप्पा, इनसे फ्रांसिस डे क्या करता है कि एक मद्रास को क्या करता है, पट्टे पर ले लेता है। जो प्रेजेंट टाइम में मद्रास है वो जो है अंग्रेज ले लेते हैं पट्टे पर मद्रास को। इसी मद्रास का अब वो विकास करते हैं, जिसके तलाश में वो थे। अंग्रेजों के एक दक्षिण भारत में एक सुरक्षित प्लेस की तलाश थी जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो और काफ़ी सुरक्षित हो। वो किला बनाना चाहते थे। तो जब उनको पट्टे पर मद्रास मिल जाता है ना, और कौन देता है, दरमेला वेंकटप्पा देते हैं। ये चंद्रगिरी के राजा थे। इनका संबंध अगर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य से था, चंद्रगिरी के राजा के, है ना। ये जो है फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पर दे देते हैं और मद्रास का अब अंग्रेज डेवलप करते हैं। वहां पर एक व्यापारिक कोठी खोलते हैं और उसका चारों तरफ से दुर्गीकरण कर देते हैं। यानी देखा जाए तो मद्रास में इन्होंने एक किले का निर्माण किया, एक किले का निर्माण किया। कहां किले का निर्माण किए, यहां पर मद्रास में। मद्रास में एक किले का निर्माण किए और इस किले का नाम क्या रखे, इस किले का क्या नाम रखा गया, मद्रास में जो ये किला निर्माण किया गया था उस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज। जो मद्रास में ये किला बनवाए उसका नाम रख दिए फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब आप लोगों को यह बताना है कि जो किला वो निर्माण किए थे मद्रास में, उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज ही क्यों रखे। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी सेंट जॉर्ज था कौन, फोर्ट तो मान लीजिए किला है, ये कौन था फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि सेंट जॉर्ज, जिसके नाम पर इन्होंने मद्रास में एक किले का निर्माण करवाया और उस किले का नामकरण यही रखे। वो कौन था, इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब मद्रास का किलेबंदी हो जाता है तो ये दक्षिण भारत में अपना मुख्यालय इसे बना देते हैं, मद्रास को अपना हेडक्वार्टर बना देते हैं। इसके पहले दक्षिण भारत का हेडक्वार्टर कहां था, मछलीपट्टनम में था। इसके पहले मछलीपट्टनम में था, अब उसको ट्रांसफर कर देते हैं मद्रास। यानी अब मद्रास, यानी दक्षिण भारत में अगर देखा जाए उनका हेडक्वार्टर बना कोई जगह तो वो मद्रास था। मद्रास को वो अपना हेडक्वार्टर बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये दक्षिण भारत तक अब फैल गए। इसके बाद क्या होता है, 1661 का समय आता है ना। 1641 की ये घटना है। 1641 में इस कंपनी जो है इस नामकरण करता है
मद्रास में किला बनवाता है, उस किले का नामकरण करता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है। अब 1661 में एक घटना घटती है। कौन सी घटना? एक वैवाहिक संबंध स्थापित होता है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, जो कैथरीन की शादी होती है। ठीक है ना। तो अब इसको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ उसे कमेंट के जरिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।